तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और बार हमारे स्मार्ट माइंड आर्मी चैनल पर। मेरा नाम देव सिंह और मैं आप सबको पढ़ाता हूँ साइंस। तो इसी के साथ आपका जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस शीट स्ट्रक्चर ऑफ एटम तक अपलोड हो चुकी है, जैसा कि मैंने कम्युनिटी उसमें डाल दिया है। मैथ की भी जल्द ही आपके सारे चैप्टरों की शीट्स अपलोड हो जाएगी। कृपया करके उनको सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, और उनके बाद अगले चैप्टरों को पढ़ें और उनकी भी शीट सॉल्व करें। ऐसे ही प्रैक्टिस कर करके अच्छे मार्क्स लाएं, माँ बाप का नाम रोशन करें। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है उसका नाम है क्या है, मोशन। ठीक है, तो मोशन यानी कुछ भी हम अब देखो, मोशन जो चैप्टर है ना आपका फिजिक्स का है। तो फिजिक्स पहले बता देता हूँ आपको पढ़नी कैसे। फिजिक्स में ज़्यादातर क्या होता है, आपका न्यूमेरिकल होते हैं और पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने बोला कि ये मार्कर ऊपर गया और ये नीचे आया, फिर से फेंका और ऊपर गया और नीचे आया। तो पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि ऊपर कहाँ से गया, कहाँ से उतरा, टाइम कितना लगा, इसकी स्पीड क्या थी, इसकी डिस्टेंस क्या थी। ये सब बेसिक क्वांटिटी हैं जिसको मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ये सब जानने के बाद आपको अपने ब्रेन में इन सब को प्रोसेस करना है, वैल्यू लिख देनी है। उसके बाद क्या करना है, खुद से फॉर्मूला याद करके उसको लिखना है और आंसर लाना है। ठीक है, ये होती है आपकी नॉर्मली फिजिक्स में न्यूमेरिकल फिजिक्स जो होती है उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज जो आपका चैप्टर है मोशन, तो पहले मोशन के बारे में बात कर लेते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें चलती हुई दिखाई पड़ती है तो हम उसे क्या बोल देते हैं, ये मोशन में है। ये किस में, मोशन में। जैसे कि अब आप देखो, अगर आप मुझे कैमरे पे देख रहे हो, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे चल रहा हूँ, जैसे चल रहा हूँ मैं, तो आप क्या बोलोगे, आप रेस्ट पे हो। आप क्या बोलोगे कि मैं चल रहा हूँ, मतलब जो देव भैया हैं वो क्या है, मोशन में है। ठीक है, ये बोलोगे आप। तो देखो ऐसे ही ना क्या होता है, आपकी बुक में दे रखा है कि बहुत सारी जो भी मोशंस होते हैं ना, ये डिपेंड करते हैं आपके रेफरेंस पर। रेफरेंस पर भैया कैसे, रेफरेंस क्या होता है ये बताइए आप। रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि मैंने अपने आप को उस जगह पर रख कर देखा, या फिर एक तरीके से एक चीज़ रेस्ट पर है, वो दूसरी चीज़ को देख रही है। डेफिनेशन क्या बोल रहा है, द मोशन इज सेड व्हेन ए बॉडी इज मूविंग according to a perspective लिख रहा हूँ, सॉरी। अब द मोशन इज सेड, The motion is said when, sorry इधर एक और चीज़ लिखना, when a body is moving according to, क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया है। मोशन इज इन said when a body is moving and the motion is said when a body is moving and seeker is at respective reference point। अच्छे समझाता हूँ आपको। मोशन हम कभी भी तब कहेंगे जब जो देखने वाला है, सीकर जो देख रहा है, जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जो है आपका, लिख लेना सीकर की जगह यहीं लिख लेना ऑब्जर्वर, वो एक रिस्पेक्टिव यानी अच्छे से किसी रेफरेंस पॉइंट पर हो और दूसरी चीज़ मूव कर रही हो। अगर हम कभी भी अगर रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन नहीं करेंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों, अगर आप खड़े हो गई और एक चीज़ मूव नहीं कर रही है और दूसरी कर रही है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे। आप एक रेफरेंस पॉइंट लोगे, आप हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग चलोगे। जैसे आप ट्रेन के अंदर थे और ट्रेन के बाहर थे, तो आपने रेफरेंस पॉइंट लिया था। कैसे,
जब आप ट्रेन के अंदर थे आपने रेफरेंस पॉइंट कर लिया था कि ये ट्रेन ही रेफरेंस पॉइंट है और आपने ट्री को मूव करवाया था। और आप जब बाहर थे तब आपने क्या देखा कि आप जब बाहर हो तो ट्रेन मूव कर रही है, तो जब आप जहाँ खड़े थे उसको आपने क्या किया, एक तरीके से रिस्पेक्टिव रेफरेंस पॉइंट माना और दूसरी चीज़ को मूव करते हुए देखा। ठीक है, मोशन इज स्टेड व्हेन अ बॉडी इज मूविंग एंड ऑब्जर्वर इज एट ए रिस्पेक्टिव रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। और रेफरेंस पॉइंट पर आप जब भी होगे तो आप क्या करोगे, अपने आप को कहाँ पर करोगे, एज्यूम, कहाँ पर करोगे बताओ, एज्यूम एट रेस्ट। अपने आप को हमेशा रुका हुआ मानोगे। ठीक है, समझ में आई होगी एग्जाम्पल के द्वारा कि आप जब ट्रेन में बैठे थे आपने ट्रेन को रेफरेंस पॉइंट माना था और खुद को रेस्ट पे माना था, पर जब आप बाहर खड़े हुए तब आपने उस जगह को रेफरेंस पॉइंट माना और खुद को रेस्ट पर माना। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। डेफिनेशन लिख ली होगी आशा करता हूँ भाई। अब देखो, आपके चैप्टर में मोशन था, उसके मैंने डेफिनेशन आपको लिखवा दी। अब आपके चैप्टर में कई सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको बिल्कुल नहीं मालूम है। कैसे, एक एक करके उनको जान लेते हैं पहले क्या होता है। सबसे पहली बात करता हूँ टाइम। टाइम सबको मालूम होगा, टाइम किस में मेजर किया जाता है, आपका सेकंड्स, मिनट और आवर। और उससे भी आगे जाना है, आवर की जगह डेज, डेज की जगह मंथ्स, मंथ्स की जगह ईयर्स। ठीक है, ऐसे। तो कभी भी अगर आपसे टाइम पूछा जाए तो आपको हमेशा जो टाइम है किस में बताना है, टाइम आपको बताना है, टाइम टेकन दिया होगा। ठीक है, आपको टाइम टेकन, तो आपको टाइम किस में बताना है, ज़्यादातर आपको सेकंड्स में बताना होगा। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, टाइम आपको किस में मानना है, सेकंड में मानना है, क्योंकि सेकंड क्या है, सेकंड्स ही इसकी यूनिट मानी गई है। SI यूनिट जो कहते हैं वैसे, SI यूनिट। SI यूनिट क्या है, इसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अभी बस ये जान लो कि अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आना है या तो कुछ भी पूछ ले आपसे कि टाइम कितना, आपको फिजिक्स में जो है टाइम को हमेशा सेकंड्स में डिनोट करवाना है। अगर जब तक क्वेश्चन में ये ना दिया हो कि मिनट में लेना है, आवर में लेना है, तो उसको चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, और चेंजिंग में मैं आपको अभी सिखाऊंगा। ठीक है, कैसे, देखो, अगर आपसे कोई पूछे 1 मिनट, तो आप सब जानते हैं 1 मिनट कितना होता है, 60 सेकेंड्स। 1 आवर कितना बोले, ठीक है, 1 आवर हो गया आपका 60 मिनट्स। इसको ले लेना आपको 60 × 60 सेकेंड्स, होगा 300 सेकेंड्स। ये तो हो गई आपकी बस अभी टाइम के बारे में थोड़ी सी चर्चा कि आपको जो क्वेश्चन आएंगे उसमें टाइम कैसे लेना है। टाइम आपको हमेशा सेकेंड्स में लेना है। ठीक है, अब आपके फिजिक्स में 2 चीज़ और आएंगी अभी। एक को बोलते हैं डिस्टेंस और एक को बोलते हैं स्पीड। उनके बारे में अभी हम जानेंगे। ठीक है, पहले आपका जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है उसको भी पढ़ेंगे अभी। ठीक है, उससे पहले एक और चीज़ बता देते हैं आपको इंट्रोडक्शन में। अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है तो ज़्यादा एडवांस जाने की इतनी ज़रूरत है नहीं। अभी आपको मैंने डेफिनेशन लगवा दी मोशन की। अब पता है आपने कभी सोचा होगा कि किस तरीके के मोशंस होते हैं। अब जैसे कि अगर मैं आपको डिफाइन कर दूं कि ये रही एक लाइन और इस पे ही एक ऑब्जेक्ट को मूव करना है, तो ये क्या हो गया आपका 1 डायरेक्शनल मोशन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 2 लाइन ले लेता हूँ और इसमें ये यहाँ जा सकता है, फिर यहाँ जा सकता है, यहाँ कहीं भी। ठीक है, ये हो गया आपका 2 डायमेंशनल, क्योंकि इसमें 2 डायमेंशन आ गई हैं। और इसके बाद जो होता है आपका 3 डायमेंशनल मोशन, उसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। पर एक और बात जान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहे तो आगे स्किप कर लीजिए, थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा। आपके कितने होते हैं, 3 प्लेन होते हैं। ठीक है, एक्स, वाई और जेड, 3 आपकी डायमेंशंस होती हैं। ठीक है, ये आपकी फ्री स्पेस की है। ठीक है, फ्री स्पेस ये हो गया आपका, ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया। अगर इसको मैं मूव कराता हूँ 3D में तो कुछ ऐसा दिखेगा, जैसा कि आप खुद देख सकते हो। आप अपने घर की एक दीवार को इमेजिन कीजिए और किसी भी पॉइंट को यूँ समझिए कि ये हवा में उड़ रही है और ऐसे ऐसे ऊपर नीचे जा रही है। ये आपकी क्या हो गई, मोशन इन 3 डायमेंशनल। यानी एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है
वो 3 तरीके से मूव कर सकता है, यानी 3 जगहों पे मूव कर सकता है, 3 जगह से उसका मोशन हो सकता है। कैसे? एक 1D में, यानी सिर्फ एक डायरेक्शन में, आगे पीछे नहीं, आगे बस इतना ही आगे पीछे हो सकता है। और कौन सा? 2 डायमेंशनल, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक हो गया 2 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल का मतलब है तीनों डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में ये मूव कर सकता है। इसको भले ही याद मत रखना, कोई दिक्कत नहीं, 2D तक याद रखो बस, 2D तक आपका बस इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये हो गई आपकी कि मोशन कौन कौन से और कैसे कैसे हो सकता है। अब देखो, अब एक और टाइप का मोशन होता है। आपने सोचा होगा चलो ठीक है, आगे जा रही पीछे जा रही है, दाएं बाएं हर जगह, और वो ठीक है, पर आपने कभी सोचा कि गोल, अगर चीज़ कोई गोल घूम रही है उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम सर्कुलर मोशन नाम देते हैं। सर्कुलर मोशन कैसे? आपने देखा होगा एक कंकड़ लेना, उसमें धागा बांधना और उसको यूँ घुमाना, तो आपको एक सर्कल दिखेगा, सर्कल में एक चीज़ घूम रही होगी, वो क्या होता है? आपका सर्कुलर मोशन होता है। वो भी इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। मोशन के जितना भी टाइप है, किस किस टाइप के बेसिक मूवमेंट होते हैं, सब बताए जाएंगे। इक्वेशन बताई जाएगी, सॉल्विंग, आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ अब आपके फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं। क्या बोल रहा है फर्स्ट टॉपिक? नोट्स ले लेते हैं आपके, ठीक है, और चलते हैं। पहला आपका जो टॉपिक है वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, अभी मैंने जैसे आपको बताया, तो पहले क्या करते हैं, एक लाइन इमेजिन कर लेते हैं अच्छी सी। ये हो गई आपकी एक लाइन, और इसको क्या मैं नाम दे देता हूँ, आपके जो चैप्टर है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, रेफरेंस जो पॉइंट दे रखा है ना आपका, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, उसको हमने क्या ले रखा है, ओरिजिन ले रखा है। ओरिजिन क्यों? ओरिजिन इसलिए क्योंकि 0 0 हो जाता है और 0 से कैलकुलेशन आसान होती है, ठीक है, इसलिए हमने क्या कर रखा है, इन दिस चैप्टर एज्यूम कर रखा है हमने कि रेफरेंस पॉइंट क्या है आपका, ओरिजिन, यानी बिल्कुल 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है, इसलिए। तो पहले करते हैं, आपका ओरिजिन ले लेते हैं O, ठीक है। ओरिजिन तो जानते हो ना, ग्राफ में दिखा होगा 0 0, ठीक है, तो ये होगा आपका ओरिजिन O। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन मतलब सिर्फ सीधी ही लाइन में जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर सकता है। ओके, बहुत सही, ठीक है। अब कोई चीज़ है, अब देखो, अब जैसे कि मेरा ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो गया, ये बॉल हो गई कोई है, नहीं यार बॉल ऐसे लूँगा तो आपको फिर वो उसमें, ये हो गया मेरी एक शेप हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं पहले ले जाता हूँ पॉइंट ए, ये जाता है पॉइंट ए, यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक गया, और मैं पॉइंट ए से इसको क्या करता हूँ, फिर वापस ले आता हूँ पॉइंट ओ पर, ठीक है। इतना समझ में आया? ओके, समझ में आया होगा। तो पता है, अब अगर कोई मुझसे पूछे कि ये बताओ कि ओ ए की लेंथ कितनी होगी, ओ ए जो आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये ओ ए तक गया, फिर ए ओ से वापस आया, इसको आप क्या कहोगे? तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट irrespective of the डायरेक्शन। इसमें हम डायरेक्शन को इग्नोर करते हैं कि आगे गया, मैं अगर बोलूं तो ऐसे थोड़ी बोलूंगा कि देखो पहले ओ ए तक गया सीधी डायरेक्शन में, फिर ए से ओ आया वापस उल्टी डायरेक्शन में, ना, हम हमेशा डिस्टेंस को क्या करते हैं, लेंथ में कवर, लेंथ होती है, एक्चुअल लेंथ होती है आपकी डिस्टेंस, और जो आपकी लेंथ होती है आप सब जानते ही हो, आप मैथ में भी पढ़ के आए होंगे, आपकी जो लेंथ होती है हम उसको ज़्यादातर किस में मेजर करते हैं बताइए? मीटर में मेजर करते हैं। तो इसमें हम जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस की यूनिट को हम क्या ले लेते हैं, आपकी मीटर,
इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। और मैं दे देता हूँ जैसे इसको 10 है और इसको भी दे देता हूँ 10। तो आपका पहले ऑब्जेक्ट था वो ए पॉइंट तक गया और फिर ए से वापस उसने रिटर्न बैक जर्नी भी मारी, तो इसको हम क्या बोल देंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ये, टोटल डिस्टेंस, या फिर सिर्फ बोलें डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ये आपकी 10 मीटर प्लस 10 मीटर यानी 20 मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका डिस्टेंस। अब चलते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट की तरफ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भैया, ये बताओ। डिस्प्लेसमेंट बताता हूँ भाई, है अब देखो, अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया है, वापस से ऊपर आ गया है, ठीक है। और इसको हम पहले वो कर देते हैं, कितना कितना डिस्टेंस है, 10, ठीक है। आपका मैंने एक और पॉइंट ले लिया बी, ठीक है, जो ओरिजिन से क्या है 10 मीटर पीछे है, ओके। अब आपकी काइट जो है वो चलती है यहाँ तक, ए तक, फिर क्या होती है वो ए से वापस ओ पर आती है और ओ से कहाँ जाती है वो आपकी ए तक गई, फिर ए से ओ तक आई, फिर ओ से कहाँ तक गई वो बी तक, ठीक है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछता है डिस्प्लेसमेंट बताओ कि इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो ये कौन बताएगा, मैं बताऊंगा, और कौन बताएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन आ रही है किसकी अब, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है आपका द शॉर्टेस्ट लेंथ between the shortest length between the initial and final position respected to direction, ठीक है। शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन। अब आपको देखो, आपकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, आपने शुरू कहाँ से किया था, ऊपर है, और आपकी फाइनल पोजीशन कहाँ रही, बी। तो आपका डिस्प्लेसमेंट पता है क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 मीटर। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि 10 फिर 10 फिर 10 30 होनी चाहिए थी, नहीं, वो क्या होती है आपकी डिस्टेंस होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है आपकी शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, यानी सबसे छोटी लेंथ लेनी है, कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल स्टेज से लेकर फाइनल पोजीशन तक, ओके। और जो ये मैं लिखता हूँ ना आपको, ये जो दिख रही है, इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं, या फिर कहते हैं वैल्यू, मैग्नीट्यूड। ऐसे मैंने जो डिस्टेंस में लिखा था ना आपको 20 मीटर, अभी वही उसका मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आपका इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 10 मीटर। और इसमें एक और चीज़ लिख रही है, रिस्पेक्टेड टू द डायरेक्शन। हम हमेशा क्या करते हैं, डायरेक्शन डिनोट करते हैं। कभी भी आप देखना, अभी आपके वैसे सिलेबस में आएगा नहीं, पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ 11th में क्या होता है। 11th-12th में आपका जो आपकी जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा ऐसे लिखी जाती है, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट ओ से ए तक गया है, ओ ए। वहीं अगर मैं बात करूँ, अगर यहीं मेरे को डिस्प्लेसमेंट बताना होता तो मैं लगा देता इसके ऊपर एक बार, जो क्या डिनोट करता है, इसकी डायरेक्शन। ये आपकी वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, आपको अभी इसके बारे में इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बस जान लीजिए, वैसे थोड़ा बहुत तो जान ही सकते हो। ये वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिनके संग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, उनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और जो ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी कहते हैं।
इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। ठीक है, अब एक और केस के बारे में, ये तो आ गए आपके 2 केस। अब आपको एक और केस बता रहे हैं, लास्ट केस जो है इसका। अब आपको एक और केस बता रहा हूँ, लास्ट जो है आज का टॉपिक, वो होता है आपका व्हेन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस। वैसे मैं आपको हमेशा बता दूं, अगर कोई आपसे पूछे ना तो इसको ये जरूर बताना एक कंडीशन, कि डिस्टेंस जो होती है ना आपकी, डिस्टेंस वो क्या होती है, हमेशा ग्रेटर होगी कैसे, डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, ठीक है। इसे अपने नोटबुक में साइड में नोट कर लेना अच्छे से, कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर या फिर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ग्रेटर वाला तो हमने जान ही लिया, ये जो पिछले वाले केस देखे थे उसमें डिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा आई थी, इसलिए डिस्टेंस हमेशा बड़ी ही होती है, और डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या होती है, शॉर्टेस्ट लेंथ होती है। आपको एक और रफ आइडिया देता हूँ, अगर अच्छे से और समझ नहीं आया है। देखो, आप क्या खड़े थे, ए पॉइंट पे खड़े थे और एक बी पॉइंट पे थे, ठीक है। आपको कहाँ करना था, ए से बी जाना था। आप ए से बी गए सीधे, ठीक है, सीधे गए। अब क्या किया आपका मन, आपने बोला चलो यार अब क्या करते हैं, ए से बी तक गए हैं, थोड़ा जैसे आपका घर हो गया या आपका स्कूल हो गया, अब क्या करते हो आप बी से चलते हो, चलो यार थोड़ा सा घूम के आते हैं वहाँ। आप बोलोगे चलो नहीं यार थोड़ा वहाँ तक चलते हैं, फिर यहाँ से आप फिर आते हो घूम घाम के, दोस्त के घर जाके खाना पीना खा के, पेटीज बर्गर खा के, फिर सीधा क्या पहुँचते हो आप, अपने घर पर पहुँचते हो। तो अगर मैं पूछूं इसमें तो कि डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस होती है हमेशा आपकी, जो आपने एक्चुअल लेंथ कवर करी है वो आपकी होगी डिस्टेंस, जो आपकी बड़ी दिख रही होगी। और अगर मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है आपकी द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। आप चाहें तो और कोई सा भी निकालने की कोशिश कर लीजिए, इससे छोटी डिस्टेंस या फिर इससे छोटी लेंथ आपको नहीं मिलेगी। यही होता है आपका डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का मतलब। अब आपके आ रहे हैं जो आपका केस है कि ठीक है डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, वैल्यू में हमेशा डिस्टेंस बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। ओके भैया समझ आ गया। पर ये बताइए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम कब होते हैं? सेम तब होते हैं, देखो वापस वही वाला आपको एग्जांपल लेता हूँ, ओ और ए। अब आपके पास सिर्फ 2 पॉइंट हैं, आपको और कोई पॉइंट नहीं दिया गया है। आपके पास ये रहा ऑब्जेक्ट, आप गए ए तक बस। अब देखो, अब आप काइट लेके गए हो ओ से ए तक, ओके, ऑब्जेक्ट को लेके काइट बोल दो, कुछ भी बोल दो, ओ से लेकर ए तक है। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ इसमें डिस्टेंस बताओ इसकी, तो आप क्या बोलोगे? 10 मीटर लिख देता हूँ, तो आप बोलोगे कि इसकी डिस्टेंस क्या हो गई? 10 मीटर हो गई, ओके। और ये गया इस डायरेक्शन में, ओके। अब मैं आपसे पूछता हूँ इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? आपको इनिशियल और फाइनल में कोई और आपको शॉर्टेस्ट लेंथ दिख रही है? नहीं दिख रही। तो इसमें क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है? 10 मीटर होगा। और ये कब होता है? जब क्या होता है? व्हेन ए बॉडी इज मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। समझे भाई, समझे क्या? इसलिए आपको ये टॉपिक पढ़ाया गया था कि स्ट्रेट लाइन में मोशन क्यों होता है, क्योंकि इसका जो आपका लास्ट टॉपिक था या फिर लास्ट पॉइंट था वो समझ में आ सके कि हमेशा जो आपका स्ट्रेट लाइन मोशन होगा उसमें क्या होगा। आप देखना, जो आपका ऐसा कोई केस होगा जिसमें इनिशियल और फाइनल ही दे रखे होंगे और बीच में कोई जगह नहीं है कहीं जाने की, आपको 1-2 पॉइंट डिफाइंड है, तो उसमें क्या होगा? हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो गए व्हेन ए बॉडी मूव इन ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 फिक्स्ड पोजीशन, ठीक है। चाहे तो इसको मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस इतना याद रखना
कि कब इक्वल होते हैं, जब हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट दे रखे हों और हमारे पास कोई और चारा नहीं है, या फिर हमारे पास कोई और चारा नहीं है, या फिर कोई और ऐसी पाथ नहीं दिख रहा है जो शॉर्ट हो सके। ठीक है, तो इसी के साथ आपका आज का फर्स्ट लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, इसी के साथ आप सब पढ़ते रहें अच्छे से, मन लगाकर, ख्याल रखें अपना। बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे पढ़ने के लिए, और सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।